नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। और आज का मुद्दा है गवर्नेंस में पीपली लाइव। पीपली लाइव एक फिल्म आई थी आज से 10-12 साल पहले। वो फिल्म का कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, लेकिन फिल्म का मैसेज ये था कि अगर आप कॉमन सेंस छोड़ देते हैं, अगर आप इनसेन हो जाते हैं तो क्या होता है। और वही चीज गवर्नेंस में सामने दिख रही है। और किसकी बात हो रही है? बात हो रही है हिमाचल प्रदेश में समोसा के विवाद की। और वहां पर समोसा जो है मुख्यमंत्री के लिए आया था, लेकिन वो मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को बट गया और ये जांच में, सीआईडी जांच में सरकार विरोधी कृत्य करार दिया गया है। ये अक्टूबर की बात है। मुख्यमंत्री एक दौरे पर पहुंचे थे और उनके लिए रेडिसन ब्लू होटल से समोसे का ऑर्डर दिया गया, लेकिन कुछ गफलत हुई और वो समोसा मुख्यमंत्री को सर्व करने की बजाय उनके सुरक्षा कर्मियों को दे दिया गया। और फिर इस पर जब जांच बैठी तो जांच बैठने के बाद उसको बाकायदा एंटी गवर्नमेंट एक्ट करार दिया गया है उस जांच में, उस सीआईडी जांच में। और अब इस पर बीजेपी मजे ले रही है। बीजेपी के कोई प्रवक्ता कह रहे हैं कि आफ्टर टॉयलेट टैक्स समोसा इंक्वायरी, फिर कह रहे हैं कि या फिर दूसरे प्रवक्ता कह रहे हैं आफ्टर टॉयलेट टैक्स समोसा सागा। और बीजेपी इस बात को उठा रही है कि कांग्रेस ने गवर्नेंस को जोक बना दिया है, मजाक बना करके रख दिया है और ये एंटी पुअर माइंडसेट है। बीजेपी की अपनी जो भी राजनीति है वो अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि गवर्नेंस आपका किस लेवल पर पहुंच गया है कि जहां पर समोसा मुख्यमंत्री के लिए आना था वो पहुंच गया समोसा दूसरों के पास। और चलिए एक बार पहुंच गया, फिर इसके बाद वो उस पर इंक्वायरी बैठती है और वो एंटी गवर्नमेंट एक्ट करार दिया जाता है। तो ये पीपली लाइव इन गवर्नेंस है या नहीं है? और जो बीजेपी टॉयलेट टैक्स का मुद्दा उठा रही है, ये भी एक बड़ा ही दिलचस्प मामला है। आप लोगों को याद होगा कि हिमाचल प्रदेश ने टॉयलेट टैक्स लगाया था, हालांकि ऑर्डर निकाला और ऑर्डर वापस कर लिया। तो ये टॉयलेट सीट के आधार पर वो टैक्स था, इसलिए टॉयलेट टैक्स के बाद समोसा की इंक्वायरी में एंटी गवर्नमेंट एक्ट हो जाना, तो ये कुल बता रहा है ये सब कि गवर्नेंस में पीपली लाइव हो रहा है। गवर्नेंस का लेवल क्या है कि गवर्नेंस को किस तरीके से कांग्रेस, उसके भीतर में उसकी स्थिति क्या है गवर्नेंस के पहलुओं को मैनेज करने के लिए। और ये एक गंभीर मसला है, ये केवल मजाक का मसला नहीं है कि समोसा मुख्यमंत्री का समोसा उनके सुरक्षा कर्मियों ने खा लिया या टॉयलेट टैक्स लग गया। और ये पीपली लाइव कोई एक जगह की फेनोमेनन नहीं है। ये पीपली लाइव जो है गवर्नेंस की पीपली लाइव, या गवर्नेंस या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कह लीजिए, जहां सरकार नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी का की जो कार्य प्रणाली है, उनका जो मैकेनिज्म है, वो किस तरीके से मजाक पर आधारित हो गया है, इसका उदाहरण वायनाड में भी मिल रहा है। वायनाड में कैसे मिल रहा है कि वायनाड में प्रियंका गांधी वहां से उपचुनाव लड़ रही है लोकसभा का, तो पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता अपना नंबर बढ़ाने के लिए वायनाड भागे जा रहे हैं कि भाई चलो प्रियंका दीदी का प्रचार करेंगे। उत्साह एक अलग चीज है, लेकिन पार्टी का अनुशासन एक बिल्कुल अलहदा चीज है और ये व्यवस्था का प्रश्न उठाता है। और इस वजह से जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बाकायदा उनको एक पत्र जारी करना पड़ा है उदय भान जी को, और उदय भान जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया है कि हरियाणा कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता बिना कांग्रेस के नेतृत्व की अनुमति के वायनाड में प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में न जाए।
और उदयभान सिर्फ इतने ही नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह का पत्र सिर्फ हरियाणा नहीं, कांग्रेस की अन्य यूनिट्स की तरफ से भी, अन्य राज्य इकाइयों की तरफ से भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गया है। तो ये नौबत आई क्यों? ये नौबत सिर्फ इसलिए आई, ये क्या जता रहा है? ये जता रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर जो इंटरनल मैकेनिज्म है किसी भी चीज को, पार्टी को चलाने का या सरकार को चलाने का या व्यवस्था को एक सुचारू गति देने का, उस व्यवस्था में ही खामी है। वो पीपली लाइव वाला हिसाब किताब हो गया है, कॉमन सेंस गायब है, इनसेन व्यवस्था आ रही है। और ये सिर्फ हिमाचल या मैंने कहा कि वायनाड में प्रियंका के प्रचार को लेकर के जो स्थिति बन रही है, सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। कांग्रेस महाराष्ट्र में भी एक कंट्रोवर्सी में फंसी है। नागपुर में जो संविधान सम्मान सम्मेलन किया राहुल गांधी में, उसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो संविधान रूपी किताब लहराई, वो बेसिकली किताब नहीं थी, वो अंदर से कोरा कागज था। तो वहां पर कांग्रेस की इस सोच को लेकर के सवाल उठा कि क्या केवल वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ संविधान वाला नैरेटिव बनाने के लिए मार्केटिंग गिमिक कर रहे हैं? क्या वो केवल एक शो ऑफ कर रहे हैं? क्या वो केवल एक पूरा हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई उसमें कुछ नहीं है? तो ये एक वही पीपली लाइव, जो जहां से मैंने बात की शुरुआत की, वो पीपली लाइव वाला हिसाब किताब उसमें भी दिखा। और खुद हरियाणा में जब राहुल गांधी ने कहा था कि वो जलेबी की फैक्ट्री लगवा देंगे, 50,000 लोग तक एक जलेबी की फैक्ट्री में काम करेंगे, तब समझ में आया था कि बेसिकली सोच कहां से आ रही है, कहां से इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं। क्यों कांग्रेस की व्यवस्था आज एक केंद्रित व्यवस्था नहीं है? क्यों एक सही दिशा में चलने वाली व्यवस्था क्यों नहीं रह गई है? ये सारी चीजें यहां से समझ में आती है। और जब ये चीजें होती हैं, जब किसी भी संगठन में, किसी भी स्ट्रक्चर में, तो फिर उसका एक व्यापक असर पड़ता है। वो उनकी पूरी कार्य संस्कृति को दर्शाने वाला एक पैरामीटर हो जाता है। और ये सिर्फ भारत में हो रहा है ऐसा नहीं है, ये एक तरीके से एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन होता जा रहा है, जहां भी इस तरह की नीतियां आगे बढ़ती है कि किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखो, किस तरह से। तो जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। वहां पर ट्रंप जो है, अमेरिका में ट्रंप जब चुनाव प्रचार में उनको किस तरीके से दिखाया गया था, जो हमारे सो कॉल्ड लिबरल इकोसिस्टम था, उसने किस तरीके से ट्रंप का विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद जब अमेरिका की जनता ने ट्रंप को एक मैंडेट दिया है जिसमें वो विजयी घोषित हुए हैं, बहुत ही अच्छे वोटों से विजयी घोषित हुए हैं, तो फिर जो इकोसिस्टम है, जो ट्रंप विरोधी इकोसिस्टम है, ट्रंप विरोधी इकोसिस्टम लगभग वही मोदी विरोधी इकोसिस्टम, उसका मेल्ट डाउन देखने को मिल रहा है, उनके आंसू देखने को मिल रहे हैं, उनके घड़ियाली आंसू देखने को मिल रहे हैं, उनके चरित्र का चित्रांकन वो लोग खुद कर दे रहे हैं। और इसका ग्लोबल रिपल भी है। और रिपल कैसे है कि वहां जर्मनी में जो कोalition गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर गई, और वहां अब मध्यावधि चुनाव की बातें होने लगी हैं। जो जर्मन सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख जो है ओलाफ वहां के चांसलर हैं, और उनके जो कोalition पार्टनर थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने समर्थन वापस खींच लिया। क्यों समर्थन वापस खींच लिया? क्योंकि ओलाफ चाहते थे कि अब जब अमेरिका यूक्रेन के युद्ध में, यूक्रेन रूस के युद्ध में अपनी फंडिंग को कर्टेल करेगा, तो उसको
ये जर्मनी अपना फंड बढ़ा करके करेगा, लेकिन भाई उनके कोalition पार्टनर जो है इसके लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने समर्थन वापस कर लिया। तो कुल मिलाकर के वहां इसका असर देखा गया है। और असर जो है वो कैसे कनाडा में देखा जा सकता है, भारत विरोधी कनाडा में, मोदी विरोधी कनाडा में देखा जा सकता है। जस्टिन ट्रूडो को लेकर के ट्रंप के एक अहम सहयोगी बनकर के उभरे एलन मस्क ने कहा है, पहले तो उन्होंने ओलाफ के लिए शब्द का इस्तेमाल किया, ओलाफ मूर्ख है, जर्मन में लिखा, जिसका अर्थ है ओलाफ मूर्ख है। इसके बाद किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने एलन मस्क को टैग करते हुए लिखा, वी नीड योर हेल्प इन कनाडा गेटिंग रिड ऑफ ट्रूडो। तो उसके जवाब में जो एलन मस्क का जवाब है बहुत ही दिलचस्प है। उसने कहा ही विल बी गॉन इन द अपकमिंग इलेक्शन। 2025 में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के जो कॉमन सेंस को खोने वाले लोग हैं, जो नेता है, जो नेतृत्व हैं, उनके दिन लदने के संकेत इससे मिल रहे हैं। और कनाडा ने किस तरीके से खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए भारत को टारगेट किया, वो पूरी दुनिया देख रही है। और उसकी जो बेवकूफाना हरकतें हैं वो कैसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इसका उदाहरण इस बात से मिला है कि कनाडा में ऑस्ट्रेलिया टुडे नाम के मीडिया आउटलेट को बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टुडे ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का प्रेशर ऑनलाइन दिखा दिया था और उस प्रेशर में जयशंकर कनाडा की नीतियों को, ट्रूडो के खालिस्तान वाली हाइपोक्रेसी को जयशंकर ने एक्सपोज किया। और इसको एक्सपोज करते ही कनाडा की हवा टाइट हो गई और उसने ऑस्ट्रेलिया टुडे को बैन कर दिया। ये वही लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन विरोधी पक्ष अगर कोई दलील दे रहा है तो उसको जनता के बीच पहुंचने न दिया जाए, इसलिए उसको बैन कर देंगे। ये है इनकी असलियत। और ये इनकी असलियत जो है वो बता रही है कि ये लोग दरअसल कितने लोकतंत्र के नाम पर कितने लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। और जब ये सारी चीजें होंगी तो एक असर पूरी दुनिया में, एक रिवाइवल, जनता का, पूरी दुनिया की जनता जो है वो अपने अपनी सरकारों को, अपने अपने देश के चुनाव प्रणालियों के माध्यम से वो संदेश दे रही है। और जो गंभीर लोग होते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो फौरन मौके को ताड़ लेते हैं। और उन्हीं मौका ताड़ने वाले लोगों में एक बांग्लादेश की शेख हसीना भी हैं। उन्होंने जब ट्रंप को बधाई दी तो उस बधाई संदेश में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेशी अवामी लीग तो कहा ही, प्राइम मिनिस्टर से अपने आप को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी उन्होंने संबोधित, अपना परिचय रखा। इसका अर्थ ये है कि शेख हसीना ने जो अगस्त में उनकी तख्ता पलट की कोशिश हुई थी उसको स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी है। और उन्होंने जो बधाई संदेश में, ट्रंप को बधाई संदेश में ये भी कहा है कि जो पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान जारी हुआ, उस बयान में कहा गया, शी एक्सप्रेस्ड हर कमिटमेंट टू वर्किंग टुगेदर अगेन to advance the bilateral and multilateral interest of both countries। यानी कि वो एक प्रधानमंत्री की हैसियत से ट्रंप के साथ संवाद कर रही हैं। आप इसका असर समझिए, इसका कूटनीतिक मैसेजिंग जो है वो कितनी गंभीर है, इसको समझिए। और मजे की बात यह है कि खुद ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेशी हिंदुओं पर
हो रहे जुल्म का मुद्दा उठाया है। और जैसे ही शेख हसीना की सरकार गई है तब से वहां पर बांग्लादेश के हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। उस अटैक के विरुद्ध ट्रंप हैं और ट्रंप को शेख हसीना एक प्रधानमंत्री की हैसियत से बधाई दे रही हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, पिछले अक्टूबर में जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने भी कहा है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास नहीं है। यानी कि बांग्लादेश से जो खबर निकल करके आ रही है, जो संदेश निकल करके आ रहा है, वो ये है कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुनी हुई, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुनी हुई प्रधानमंत्री के तौर पर शेख हसीना ने अपनी जो दावेदारी है वो छोड़ी नहीं है। भले वो उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है, भारत में शरण लेना पड़ा है, क्योंकि वहां बांग्लादेश की सेना ने तख्ता पलट कर दिया, वहां कट्टरपंथियों के साथ मिलकर के उनकी सरकार का गेम कर दिया। लेकिन जो लड़ाई है शेख हसीना की, वो लड़ाई उन्होंने छोड़ी नहीं है। और वो लड़ाई जब छोड़ी नहीं है तो फिर ये एक संदेश है कि स्थितियां ट्रंप के आने से बदल रही हैं। और ट्रंप के आने से स्थितियां कितनी तेजी से बदल रही हैं, वो बात पुतिन के संदेश में भी आ रही है। पुतिन ने भी ट्रंप को बधाई दी है और उनको एक करेजियस मैन कहा है, और कहा है कि वो उन्होंने जो यूक्रेन युद्ध को रोकने की बात की है, जो कमिटमेंट किया है, वो एक नई परिस्थितियों को जन्म देगा। तो कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में एक नए बदलाव का संकेत है। और इस नए बदलाव के संकेत में जब भारत का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पीपली लाइफ की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप समझिए कि वो कितना जमीन से कितना कटा हुआ है। और जब वो जमीन से कटा हुआ है तो उसको आईना दिखाने के लिए वो लोग भी हैं जो कथित तौर पर मोदी के विरोध में उनके साथ खड़े हैं। वायनाड में चुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी को आईना दिखाने के लिए जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, जो इंडिया अलायंस का पार्ट है सीपीआईएम, उस सीपीआईएम की सरकार केरल में है, लेफ्ट की सरकार केरल में है। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फेसबुक पोस्ट में कांग्रेस पर यह कहते हुए सवाल उठाया है कि वो जमाते इस्लामी का साथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जमाते इस्लामी तो सेकुलर नहीं है। ठीक है, पिनराई विजयन ने आरएसएस, बीजेपी, इन सब पर भी अटैक किया है, लेकिन ये तो उनका एजेंडा ही है। लेकिन जब वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस, जमाते इस्लामी का समर्थन लेने वाली कांग्रेस, आईयूएमएल का समर्थन लेने वाली कांग्रेस सेकुलर नहीं है, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो फिर ये बता रहा है कि किस तरह से कांग्रेस अपने ही बनाए जाल में फंसती हुई दिख रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उन्होंने पीपली लाइफ शुरू किया, जो इंडिया गठबंधन बनाया, उस इंडिया गठबंधन की चिंदी चिंदी तो हर एक क्रूशियल मौके पर उड़ी है। उधर चुनाव के समय ही ममता अलग हो गई थी, लेफ्ट भी अलग हो गया था, लेकिन मोदी के खिलाफ एक है। और इधर अभी उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में एक सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को नहीं दी है। उधर महाराष्ट्र में भी अलग ही खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगा चुकी है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कांग्रेस, राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जनता की आवाज खुद को कहते हैं, वो विपक्ष के मजबूत चेहरे के तौर पर अपने आप को कांग्रेस पार्टी उनको प्रोजेक्ट करती है। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी में पीपली लाइफ चल रहा है, और ये पीपली लाइफ
कांग्रेस को और बुरे दिन दिखा सकता है। ये ठीक है कि इस बार 2 लोकसभा 14 और 19 के बाद कांग्रेस की स्थिति कुछ सुधरी है। इन नंबर ऑफ सीट्स 99 के आंकड़े पर वो पहुंच गए हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई गुणात्मक परिवर्तन आया है इसका कोई संकेत नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस में गुणात्मक परिवर्तन इसलिए नहीं आया है क्योंकि राहुल गांधी एक रिग्रेसिव थॉट के साथ राजनीति कर रहे हैं। उनके लिए भारत की हर बढ़ती चीज जो है वो एंटी पुअर है, एंटी इंडिया है, एंटी वो है, जबकि सच्चाई ये है कि वो भारत की संस्कृति, भारत के जो भारतीयत्व है उसके साथ राहुल गांधी कभी खड़े हुए नहीं दिखाई देते हैं। भले वो लाख दावा करें कि मुझको तो सारे वेद आते हैं, मैंने रामायण पढ़ रखी है, भारत की संस्कृति पढ़ रखी है, लेकिन दरअसल वो अधूरा दर्शन सामने रखते हैं। और उस अधूरा दर्शन की वजह से राहुल गांधी के ऊपर जो ये आरोप लगता है कि वो अर्बन नक्सल से घिरे हुए हैं, उनकी सोच जो है वो 21वीं सदी की बढ़ती हुई सोच से कटे हुए हैं, रियलिटी से कटे हुए हैं। ये बात कहीं न कहीं सच साबित होती दिखती है। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो पर कोई सहमति है या असहमति है और आप अपना कमेंट दर्ज कराना चाहते हैं तो ज़रूर कराएं। अगर मुझे लगा कि मैं आपसे उस कमेंट पर मुखातिब हूँ, किसी नए संवाद को आगे बढ़ाऊँ, तो फिर मैं इसका स्वागत करता हूँ। आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करें। मैं भारत की राजनीति, भू राजनीति से जुड़ी हुई बातों को आपके सामने बहुत ही सरल और एक नए अंदाज में लाने की कोशिश करता रहूंगा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।